हेलो दोस्तों, फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए। सब्जेक्ट जो जारी है वो एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस आप लगातार देख पा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सीजी कैलकुलेटर्स। और आज की क्लास में जो टॉपिक है वो देखेंगे महाजनपद काल। और महाजनपद काल का पार्ट टू हम लेके आए हैं आप लोग। तो इसी प्रकार लगातार जारी रहेगा क्लासेस। चलिए, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम भाग 2 देखने वाले हैं। महाजनपद काल में अब क्या क्या देख चुके हैं, अगर उसकी हम बात करें तो हमने पृष्ठभूमि देखी थी। ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे पहली बातें पृष्ठभूमि की थी। तो किस प्रकार से महाजनपद काल का उदय छठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिला था। ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस प्रकार महाजनपद काल का उदय हुआ था, जिस समय धार्मिक आंदोलन हुई। ठीक है, तो एक तरफ धार्मिक आंदोलन देखने को मिला था और दूसरी तरफ महाजनपद काल का उदय हुआ था। और इसके पीछे बहुत बड़े एक कारण की मैंने चर्चा की थी। यहाँ पर लोहे का खोज हो गया था यूपी के अतरंजी खेड़ा में। लोहे से हथियार बने थे, लोहे से औजार बने थे, लोहे से जो है अस्त्र शस्त्र बने थे, लोहे से हल कुल्हाड़ी बने थे। हल कुल्हाड़ी लोहे के बने थे और इनका कार्य कृषि में उपयोग किया जाता था। ठीक है, इनका उपयोग कृषि कार्य में किया जाता था, जिनसे इकोनॉमी बढ़ी थी, अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई थी, जिनकी वजह से अपार धन देखने को मिला था। और अपार धन होंगे तो जाहिर सी बात है, यहाँ के शासक, यहाँ का राजा, ठीक है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, दूसरे क्षेत्र से तीसरे क्षेत्र, ठीक है, अलग अलग राज्यों पर जाके उनका क्या क्या किया जाता है, हमला कर देते हैं और हमला करके वो राज्य वो क्षेत्र छीन लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे पहले जन देखने को मिला था, जो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में देखे थे। जन एक छोटा सा कबीला था और वहां के जो सामान्य एक व्यक्ति था वो राजा कहलाता था। फिर जन से जनपद का कॉन्सेप्ट आया था। तो बहुत सारे, ठीक है, जन को मिला के बहुत सारे जन जब जीत लेंगे कोई राजा तो वो जनपद में तब्दील हो गया था। और जनपद का जो है कॉन्सेप्ट हम देखे थे उत्तर कालीन सभ्यता। और जनपद, जब कोई ऐसा राजा आएगा जब किसी, ठीक है, जितने भी लगभग जनपद है उस जनपद को जब जीत हासिल कर लेगा तो वो तब्दील हो जाता है किसमें, महाजनपद। ठीक है, अब जो भी राजा आएगा और महाजनपदों को 16 महाजनपदों की जीत जाएगा, फिर से वो तब्दील हो जाएगा अखंड भारत की ओर अग्रसर हो जाएगा। ये हमने बात की थी। जानकारी के स्रोत देखे थे। ठीक है, दूसरी चीजें जानकारी के स्रोत देखे थे। और जानकारी के स्रोत में विभिन्न प्रकार की जानकारी आपको देखने को मिलती, जहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ है, जैन धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है, जैसे अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ, ठीक है, भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ, इन दोनों से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर आपने देखे महाभारत से जानकारी मिलती है। किससे मिलती है, महाभारत से भी जानकारी मिलती है। पारणी की अष्टाध्यायी से भी इनकी जानकारी मिलती है। 22 जनपदों की महाजनपदों की जानकारी पारणी की अष्टाध्यायी से मिलती है। 250 जनपदों की जानकारी आपको महाभारत से मिलती है। ठीक है, तमिल ग्रंथ से 3 जो है महाजनपद की जानकारी मिलती है, जिसमें मैंने कहा था वर्ष मगध और क्या था, अवंती नामक महाजनपदों की जानकारी, ठीक है, कहाँ से मिलती है, आपके तमिल ग्रंथ। ठीक है, तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम, तमिल ग्रंथ का नाम क्या है, शिल्पाधिकारम। और शिल्पाधिकारम से 3 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, ये हमने बात की थी। फिर हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़े थे और 16 महाजनपदों की पर्टिकुलर राजधानी के बारे में हमने देखे थे। ठीक है, 16 महाजनपद और उनकी राजधानी। तो ये 16 महाजनपद थे जिनके बारे में मैंने बताया था।
उत्तर में कौन से महाजनपद, पूर्व में कौन सा, ठीक है, पश्चिमी और दक्षिण, सबसे लास्ट लास्ट छोर में कौन कौन से महाजनपद उपस्थित है। तो ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। अंग जो सबसे पूर्वी भाग है महाजनपदों में, उत्तर सबसे जो है उत्तरी भाग है, सॉरी कंबोज सबसे उत्तरी भाग है महाजनपदों में, अश्मक सबसे दक्षिणी भाग है, और अवंती सबसे पश्चिमी भाग है। और अब तो मैंने ये भी बताया कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था, अश्मक, ठीक है। तो सबकी राजधानी याद रख लीजिए, सब कहाँ कहाँ स्थित है वो याद रखिए, किस किस राज्य जो है राज्य में स्थित है वो याद रखिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। फिर मैंने कहा था कि एक महाजनपद जिनके बारे में मैं जो है उनके उत्कर्ष के कारण की हमने चर्चा की, एक महाजनपद जिसका नाम क्या है भाई साहब, एक महाजनपद जिसका नाम है मगध। क्योंकि इनके बारे में मैंने कहा था कि मगध एक ऐसा महाजनपद है, एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्थान है, ठीक है, जहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है। कहने का मतलब है कि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति, यहाँ का जो है गंगा यमुना सोन की जो संगम पर ये बसा है, यहाँ पर कृषि करने के लिए जो भूमि है वो मिट्टी है वो बहुत जो है उपजाऊ है, वर्षा जनित क्षेत्र है, ठीक है। इतने सारे कारणों के बाद, ठीक है, इतने सारे कारणों के साथ जो है जितने भी राजा आएंगे, जितने भी शासक आएंगे, वो मगध पर जो है बसने के लिए या मगध को छीनने के लिए, ठीक है, क्या करेगा, एक दूसरे से युद्ध करेगा, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, ठीक है। तो इसी पर हमने ये बात कही थी मगध के उत्कर्ष के कारण। और लास्ट में जो बातें हैं वो आज करेंगे, और वो क्या है, मगध की प्रारंभिक शासन, ठीक है। तो मगध पर आक्रमण करने वाले या मगध पर अपना जीवन निर्वाह करने वाले या मगध के शासक जो प्रारंभिक शासक हुए हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। चलिए, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मगध की प्रारंभिक वंश या राज्य, मगध के प्रारंभिक वंश राज्य कौन कौन से ऐसे जो वंश हैं जिन्होंने मगध पर सबसे पहले यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो वो हम क्या क्या देखेंगे भाई साहब। चलिए इसमें हम बात करेंगे, एक तो आपके हर्यंक वंश, ठीक है, क्या है, हर्यंक वंश। और हर्यंक वंश में जो टाइमलाइन था वो 444 बीसी, ठीक है, बीसी टू, सॉरी 544 बीसी टू 412 बीसी, ठीक है। ये इनकी क्या है समय। दूसरी हम बात करें हर्यंक वंश के बाद जो देखने को मिलेगा वो शिशु नाग वंश, ठीक है, क्या है, शिशु नाग वंश। और शिशु नाग वंश जो 412 412 बीसी टू 344 बीसी की,
वहीं पर अगर बात करें थर्ड नंबर में, तो थर्ड नंबर में आपको देखने को मिलेगा नंद वंश। ठीक है, क्या है? नंद वंश। और नंद वंश जो है 344 BC टू 324 BC, इनके बीच ये क्या करते हैं? शासन करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप देख लीजिए, ये याद रखिए। ठीक है, इसमें प्रमुख शासक किनके किनके बारे में हमें जो है पढ़ना है। ठीक है, प्रमुख ऐसे इनके जो है प्रमुख शासक कौन हुए हैं जिनके बारे में पढ़ना है, वो हम बात करेंगे। इनके भी वही है, प्रमुख शासक कौन कौन से हुए हैं और यहाँ पे भी वही, इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हुए हैं। ठीक है, इस वंश के प्रमुख शासक कौन हुए हैं। तो यहाँ नाम आपको देखने को मिलता है बिंबिसार। क्या है? सबसे पहले बिंबिसार की बात करेंगे हर्यंक वंश में। दूसरी बातें हम अजातशत्रु, किसके बारे में? अजात शत्रु। तीसरा जो है उदाइन, उदाइन। और चौथे नंबर पर हम बात करेंगे किसकी? नाग दशक, नाग दशक। किसकी? नाग दशक। उसी प्रकार यहाँ का शिशुनाग वंश का प्रथम शासन शिशुनाग रहेगा, स्वयं शिशुनाग रहेगा, इनकी हम चर्चा करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे इस वंश के शासक कालाशोक के बारे में। इसके बारे में? कालाशोक, कालाशोक। और थर्ड या तीसरे नंबर में नंदीवर्धन। क्या है? नंदीवर्धन। कौन है भाई साहब? नंदीवर्धन। वहीं पर नंद वंश में हम पहले जो शासक है उनकी बात करेंगे, महापद्मानंद। ठीक है, और दूसरे जो शासक हैं वो है जो है घनानंद। ठीक है, घनानंद, या इसको कहा जाता है कभी कभी अलग अलग बुकों में धनानंद भी लिखा है, धनानंद। कई कई बुकों में इसको धनानंद लिखा है, धनानंद लिखा है, मतलब एक ही है। ठीक है, घनानंद या धनानंद, जो भी है इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्यंक वंश की। और हर्यंक वंश में सबसे फर्स्ट आएगा बिंबिसार। चलिए, सबसे फर्स्ट है हर्यंक वंश। ठीक है, 544 BC टू 412 BC। ठीक है, ये क्या है? हर्यंक वंश। चलिए, हर्यंक वंश में सबसे फर्स्ट जो शासक है उनकी हम बात करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट और फर्स्ट शासक बिंबिसार। इनके बारे में बिंबिसार।
बिंबिसार जो कि 544 बीसी से ये 492 बीसी तक गद्दी पर रहे। ठीक है, ये ऐसा प्रथम क्या था, शासक था। चलिए, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, ठीक है, इनको मगध का संस्थापक कहा जाता है। मगध का संस्थापक, ठीक है, ये पहला ऐसा शासक है जिन्होंने मगध पर अपना अस्तित्व, ठीक है, जमाया था। मगध का संस्थापक कहा जाता है। इनकी जो राजधानी है, इनकी जो राजधानी है वो राजगृह थी। ठीक है, क्या है, राजगृह। ठीक है, हमने कहा थे मगध की राजधानी थे, तो राजगृह थी, फिर पाटलिपुत्र हुए। तो सबसे प्रथम इसकी राजधानी क्या है, ठीक है, राजगीर। बिंबिसार की राजधानी राजगीर। तो मगध का सबसे प्रथम जो है संस्थापक था। तीसरी बात है, सबसे प्रतापी शासक। ठीक है, इस वंश का इस वंश का प्रतापी शासक कहलाते थे ये, प्रतापी शासक। और इनको जैन, इनका उल्लेख जो है, ठीक है, इनका जो उल्लेख कहाँ से मिलता है, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है हमें, जैन धर्म में मिलता है। ठीक है, इसमें जैन धर्म में, जैन साहित्य में इनका उल्लेख मिलता है। और इनको बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रोणिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, श्रोणिक के नाम से जाना जाता है। और श्रोणिक का कहने का मतलब है एक सैनिक, एक सैनिक। श्रोणिक का मतलब होता है एक सैनिक। ठीक है, तो एक नॉर्मल सैनिक जो कि राजा बना, वो अपने आप को राजा नहीं, एक सैनिक के रूप में वो मानते थे अपने आप को, इसलिए क्या कहा गया, इसको एक सैनिक के रूप में अपने आप को मानते थे। तो जैन साहित्य क्या कहता है, बिंबिसार, ठीक है, अपने आप को श्रोणिक मानते, एक सैनिक मानते थे। ठीक है, तो इनके बारे में इंट्रोडक्शन की पार्टें हो गई। ठीक है, इनका जो है कहने का मतलब, इनका परिचय हो गया। ठीक है, भाई साहब का परिचय हो गया कि इन्होंने, ठीक है, इनका क्या हो गया, परिचय हो गया बिंबिसार के। चलिए, दूसरा हम देखेंगे इनके राज्य का विस्तार। अब देखिए, मगध पर आएंगे तो मैंने कहा तो मगध जो है बहुत ही जो है महत्वपूर्ण था। और मगध पर आने के लिए, मगध को प्राप्त करने के लिए, राज्य का विस्तार करने के लिए ये क्या क्या करते हैं। ठीक है, राज्य के विस्तार के अंतर्गत ये क्या क्या करते हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। राज्य का विस्तार, तो राज्य का विस्तार किस प्रकार से इनके द्वारा की जाती है। चलिए, राज्य के विस्तार के अंतर्गत देखिए, उन्होंने कई ऐसे एक तरह से कूटनीति रची, रणनीति रची। उनके बारे में अगर बात करें तो एक तरफ तो उन्होंने, ठीक है, संबंध स्थापित किया। ठीक है, कौन सा संबंध, वैवाहिक संबंध। उनके, ठीक है, आसपास के जितने भी राज्य हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उनसे क्या स्थापित किया, संबंध स्थापित किया। और संबंध स्थापित, ठीक है, जैसे कि आप अगर संबंध स्थापित करेंगे, वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, तो आप अगर मान के चलिए ससुराल में जाएंगे, ठीक है, आप अपने ससुराल में जाएंगे तो जाहिर सी बात वहां भी मान सम्मान होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है वहां भी मान सम्मान होगा। ठीक है, जो आपके घर में होता है। तो इसी प्रकार उनका ये मानना था कि अगर मैं वैवाहिक संबंध अपनाऊं, ठीक है, तो जो तो मेरा राज्य है वो है ही,
अगर वैवाहिक वैवाहिक संबंध अपने चारों तरफ आसपास के क्षेत्रों में वैवाहिक संबंध अपनाओ, ठीक है, बनाओ, तो वो कभी मेरे ऊपर हमला नहीं करेंगे। इनका ये सबसे बड़ा फायदा था कि क्योंकि क्या है, हम बन गए हैं क्या, संबंधी, ठीक है, दोनों में संबंध बन गया है। तो वैवाहिक संबंध से संबंध बन गए, इससे क्या होगा, इससे क्या देखने को मिलेगा कि आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, तो भाई ये तो मेरा दामाद है, इस पर हमला कैसे किया जाए, तो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से अपनी सुरक्षा रखने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए आसपास के क्षेत्र से वैवाहिक संबंध बना दी। और बाद में, ठीक है, कई कई क्षेत्र इनको भी भेंट स्वरूप देखने को मिला। एक प्रकार से राज्य का विस्तार कैसे किया, वैवाहिक संबंध अपना, ठीक है। वैवाहिक संबंध, ठीक है, राज्य का विस्तार कैसे करेंगे भाई साहब, वैवाहिक संबंध अपना। ठीक है, वैवाहिक संबंध में देखने को मिलता है कि इनकी, कहा जाता है इनकी 500 रानियां थी, 500 रानियां। सोच सकते हैं, हम तो साला एक ही नहीं झेल सकते, ठीक है, इनके पास कितने हैं भाई साहब, 500 रानियां थी। और कहा जाता है, ये लगभग है ना, मैंने कहा लगभग, एकदम एग्जैक्ट गिन के मैं 500 नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, लगभग 500 रानियां, ठीक है, इनके साथ थी, कहने का मतलब वैवाहिक संबंध इन्होंने। और जो तीन थे, तीन क्या थे, पट रानियां। पट रानियां और रानियों में अंतर समझते हैं ना। पट रानी कहने का मतलब जो एकदम करीब है, एकदम नजदीक है। वैसे तो राजाओं के तो 1000 2000 कई जो है लाखों क्या है रानियां होती है, लेकिन जो पटरानी होती हैं जो एकदम कह सकते हैं कि एकदम नजदीक, जो उनके आसपास रहते हैं, ठीक है, पट रानियां, वो कितने थी, तीन, जिसमें से एक आपको देखने को मिला महाकुशल, एक का नाम क्या, महाकुशला, जो प्रसेनजीत की बहन थी, प्रसेनजीत की बहन थी। दूसरी पटरानी की बात करें तो चेलना, चेलना, जो वैशाली की राजकुमारी थी, क्या थी, वैशाली की राजकुमारी, राजकुमारी। चलिए, तीसरा क्षेमा, जो पंजाब की राजकुमारी थी, पंजाब इसकी, पंजाब की राजकुमारी थी, याद रखिए, ठीक है, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार का पुत्र कौन था भाई, बिंबिसार का पुत्र कौन था, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, ठीक है, और अजातशत्रु के ये रानियां थी, तीन पट रानियां थे, तो इसका मतलब इन्हीं में अजातशत्रु की कोई माता होगी, ठीक है, तो याद रखिए जो चेलना है वो क्या है, यही क्या है, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु जो भी बोल सकते हैं, अजात शत्रु की माता थी। इसके बारे में नेक्स्ट जो है पेज में हम देखेंगे। चलिए, ये पहले मगध का शासक बन गया था, ठीक है, अब अंग वैवाहिक संबंध बनाया, ठीक है, तो राज्य का विस्तार, ठीक है, क्या करके, राज्य छीन कर, राज्य का जो है उसको क्या करके, पराजित करके, तो अंग को यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अंग, अंग नरेश या अंग शासक, अंग राजा, अंग नरेश ब्रह्मदत्त, अंग नरेश ब्रह्मदत्त को पराजित कर,
पराजित कर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। मगध में क्या किया? मिला लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई साहब? इसका मतलब है कि यहाँ पर क्षेत्र का क्या हो गया? विस्तार देखने को मिला है। ठीक है, अपने राज्य का, अपने क्षेत्र का क्या कर दिया? विस्तार कर दिया। तो पहले ये आप देख रहे हैं जो है अंग है। ठीक है, अंग है वो क्या है? लास्ट छोर में आपको देखने को मिलता है, सबसे जो है पूर्वी भाग है। अब यहाँ पर अब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? अब ये तो पहले से ही जो बिंबिसार का क्या था? एरिया था, क्षेत्र था, राज्य था। तो मगध ये पहले से था अंग जो इन्होंने क्या जीत लिया। तो जितने ये राज्य दिख रहा है, तो ये राज्य किसके अंतर्गत हो गया? ये राज्य हो गया किसके अंतर्गत? बिंबिसार के अंतर्गत। ठीक है, क्या है? बिंबिसार। तो जाहिर सी बात है, जब आप कहीं पर शासन करते हैं तो ये हमेशा याद रखते हैं, ये हमेशा ध्यान रखते हैं, कोई शासक, कोई राजा हमेशा ध्यान रखता है कि मैं जिस क्षेत्र पर कार्य कर रहा हूँ या मैं जिस क्षेत्र पर शासन कर रहा हूँ, उसके आसपास क्षेत्र को भी मैं अपने हत्थे ले लूं। ठीक है, तो कभी भी वो नहीं तो वो क्या कभी आक्रमण कर देंगे या किसी, ठीक है, किसी कारणवश हो सकता है दबाव डालें तो सभी क्षेत्र मिलकर, तो धीरे धीरे क्या है, वो सभी क्या है अपने क्षेत्र में क्या करते हैं? मिला लेते हैं। जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर भी अंग को किसने मिलाया भाई? बिंबिसार ने अंग को अपने क्षेत्र में मिला लिया, मतलब मगध के क्षेत्र में मिला लिया, और इतना बड़ा क्षेत्र हो गया। अब मगध इतना जो दिख रहा है उतना था। ठीक है, और इतना बड़ा क्षेत्र देखने को मिला। तो बिहार के एक, ठीक है, एक एरिया तक सीमित था मगध। अब बिहार के लास्ट छोर, जो पूर्वी छोर तक ये अंग को भी मिलाने के बाद ये हो गया। ठीक है, चलिए, तो राज्य का विस्तार देख लिए, राज्य का विस्तार हो गया। इनके पुत्र आएंगे, अजात शत्रु, इनके पुत्र आएंगे, देखेंगे। ठीक है, इनके पुत्र अजात शत्रु फिर से ये मगध और अंग तो इनके रहते हैं। ठीक है, लेकिन साथ साथ इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन जो वज्जी संघ या मल, इनको भी अपने हत्थे ले लिया, इनके साथ इनको भी क्या कर लिया? अपने अंतर्गत ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई बातें किसकी? वैवाहिक संबंध और जो है अंग नरेश ब्रह्म के। ठीक है, ये दो बातें होंगी। चलिए, तीसरा अगर हम बात करें, मैं इसी में ही लिख देता हूँ। ठीक है, थर्ड की बातें मैं करूँ। एक और जो है पॉइंट है, एक शासक व अवंती शासक के साथ संबंध। ठीक है, अवंती शासक से संबंध, इन्होंने अवंती शासक के भी साथ क्या है? कुछ मित्रता टाइप जो है संबंध स्थापित किए। ठीक है, जब बात उन दिनों की थी जब अवंती शासक, अवंती शासक कौन थे? ठीक है, अवंती शासक जो है चंड प्रभु, क्या है? चंड जनपदों, अवंती शासक, ये क्या है? अवंती शासक। और अवंती शासक कौन है? चंद्रप्रभु। कहा जाता है जब अवंती शासक चंद्रप्रभु एक बीमारी से ग्रसित थे। किस, ठीक है, क्या थे? ये बीमारी से ग्रसित थे। ठीक है, जब ये बीमारी से ग्रसित थे, ये रोग से ग्रसित थे, खासकर बीमारी कहा जाता है कि पीलिया रोग थी। ठीक है, पीलिया रोग, इस रोग से, पीलिया रोग।
ठीक है, ये बीमारी से ग्रसित है, पीलिया रोग से ग्रसित थे, तो इनको कोई इलाज नहीं मिल रहा था। ठीक है, इनको कोई इलाज नहीं कर रहे थे या फिर इलाज नहीं मिल रहा था इनका। ठीक है, तो कहा जाता है कि बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार यहाँ पर अगर देखें, बिंबिसार, बिंबिसार और बिंबिसार के वैद, ठीक है, क्या है, वैद। वैद कहने का मतलब है जो जड़ी बूटी वाला काम करता है ना। आजकल तो खैर मेडिसिन वगैरह आ गए हैं, पहले के जमाने में क्या था कि जंगलों से जड़ी बूटी लाओ और जड़ी बूटी लाके खिला दो। ठीक है, जो वेद होते हैं, वैद होते हैं, वो जंगलों से जड़ी बूटी लाते हैं और जो भी बीमारी उससे क्या है निजात पाने के लिए, ठीक है, जड़ी बूटी खिला देते हैं। ठीक है, और उस वेद का नाम था जीवक। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखें उस वेद का, बिंबिसार के वेद, ठीक है, बिंबिसार के वेद, और वेद का जो नाम था वो क्या नाम था, जीवक। जीवक, जीवन नहीं, जीवक। ठीक, क्या नाम था, जीवक। और कहा जाता है कि वही जीवक जो बिंबिसार का वेद था, जो चंद्रप्रभु, जो अवंती शासक है, अवंती शासक कहने का मतलब क्या है, ठीक है, ये आपके मध्य प्रदेश, अवंती कहाँ भाई, ठीक है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के इस शासक, ठीक है, इस शासक के पास वो अपने वैद जीवक को भेजा। ठीक है, जीवक, वैद, क्या है, वैद जीवक को भेजा कि भाई साहब जाओ यार, ठीक है, उनका इलाज उलाज कर दो। ठीक है, तो मित्रता पूर्ण इन्होंने अपने जो है फर्ज निभाए, इन्होंने उनका जो है इलाज करवाया। ठीक है, क्या करा है, इलाज करा। अब देखिए इससे क्या होगा, जब आप इस प्रकार से संबंध बनाते हैं, ठीक है, जिस इस प्रकार से जब संबंध बनाते हैं तो, ठीक है, मित्रता पूर्ण जब संबंध बनाते हैं तो कभी भी ये हो सकता है कि अगर कोई चीजें ऐसी होती हैं तो हम पर हमला नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम मित्र हैं इस प्रकार से, वो सभी से अच्छे संबंध बना के चलते थे, तो इसी कारण से ये राज्य का विस्तार आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो मैंने कहा जो बिंबिसार जो वैद है, जीवक है, उनको किनके पास भेजे गए, ठीक है, उनको इनकी बीमारी के इलाज के लिए किनके पास भेजे गए, चंद्रप्रभु के पास। ठीक है, और इस प्रकार से उन्होंने क्या है, इस प्रकार से मित्रता पूर्ण, ठीक है, क्या है, मित, क्या है, मित्रता, ठीक है, अपनी मित्रता दिखाई और ये मित्र बन गए, 1 महीने के अंदर इनकी बीमारी का इलाज हो गया। ठीक है, तो ये समझिए, तो राज्य का विस्तार किस प्रकार से किया, एक तो वैवाहिक संबंध बना के राज्य का विस्तार किया, जहां पर 500 से अधिक जो है रानियां देखने को मिली। ठीक है, तो सबसे राज्य से उठा के ले आते थे भाई साहब। ठीक है, ये मेरी रानी, ये मेरी रानी, ये मेरी रानी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आसपास के जो छोटे मोटे क्षेत्र है, ठीक है, वो कभी हमला नहीं करेंगे, कभी किस दबाव नहीं डालेंगे राज्य, तो ये तो राज्य का विस्तार ही हो गया। 3 महत्वपूर्ण पटरानी थी, महाकोशला प्रसेनजित की बहन, चेलेना वैशाली की राजकुमारी, क्षेमा पंजाब की राजकुमारी, जिसमें से चेलेना आयगार शत्रु की माता थी। ठीक है, चलिए, और दूसरा, अंग नरेश ब्रह्मदत्त को उन्होंने क्या किया, पराजित किया और अंग राज्य को मगध को मिला लिया। देखिए अंग है और 25 संघ है और मगध, तीनों क्षेत्र कहाँ पर है, तीनों बिहार पर है। ठीक है, तीनों कहाँ पर है, बिहार पर है। तो बिहार के पूरे एरिया को पहले घेर लेंगे। ठीक है, पहले बिहार के पूरे एरिया को घेर लेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। भाई अगर आप कहीं पर मान के चलिए, ठीक है, आपके आसपास, ठीक है, आप दुकान डाले हैं या फिर आपका कोई घर है आसपास, ठीक है, अगल बगल में दुकानें हैं, अगल बगल में घर है, तो अब क्या चाहेंगे, अरे भाई अगल बगल को भी ले लेता हूँ, या अगल बगल की जमीनें हैं, ठीक है, तो अगल बगल की जमीनें अगर वो अच्छी दाम में मिले तो उनको भी क्या कर लेता हूँ, ले लेता हूँ। इस प्रकार सब समझते हैं, उसी प्रकार की है। तो मगध पर रहकर बिंबिसार ने अंग को अब जो है अंदर कर लिया, मगध के अंदर, और वहीं पर उसका पुत्र आएगा, कौन, अजातशत्रु, तो उन्होंने वज्जित संघ को भी अपने अंदर ले लिया। इसका मतलब लगभग बिहार में स्थित जितने भी जो है महाजनपद, वो महाजनपद को एक ही पूरा जो है एक राज्य का विस्तार कर दिया। ठीक है, मगध, अंग और वज्जी को एक साथ क्या किया, मिला लिया। ठीक है, ये सब।
चलिए, तो ये हो गया बातें किसकी किसकी भाई साहब, ये हो गया बातें हर्यन वंश के जो प्रथम शासक बिम्बिसार। दूसरा हम बात करेंगे सेकंड जो शासक है अजातशत्रु। जो सेकंड शासक है वो क्या है, अजातशत्रु। चलिए, तो जानते हैं पिता कौन है भाई साहब, बिंबिसार, और इनकी माता कौन है, ठीक है, चेलना। क्या है, चेलना। इनकी कहने का, अरे यार, क्या हो गया, कहने का मतलब यहाँ इनका क्या दिख रहे थे, परिचय दिख रहे हैं, ठीक है, क्या दिख रहे हैं, परिचय। ठीक है, पिता बिंबिसार, माता चिलना। ठीक है, याद रखें अपने पिता की हत्या कर, अपने पिता की हत्या कर ये गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, सोच सकते हैं मगध इतना जो है बोल सकते हैं इतना अच्छा राज्य लगा इनको कि मेरे पिताजी मेरे को गद्दी नहीं दे रहे थे, मैं इनको ही टपका देता हूँ, ठीक है, इनको ही मार देता हूँ। ठीक है, तो अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर अज्ञातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं अपने पिता, ठीक है, अपने पिता बिंबिसार, ठीक है, अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, ठीक है, बातें अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है भाई, इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको पितृ हंता के नाम से जानते हैं, पितृ हंता। और किस नाम से जानते हैं, पितृ हंता। और पितृ हंता का मतलब पिता का हत्यारा। ठीक है, पिता का हत्यारा। और सोचिए भाई साहब अपने बाप को ही मार दिया, ठीक है, तो किस प्रकार के शासक होंगे। लेकिन जैसे करनी उस वैसी भरनी होती है ना, जानते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इन्होंने अपने पिता को मारा और ये खुद अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था। मतलब इसका पुत्र कौन होगा, उदाइन। इसका पुत्र कौन होगा, उदाइन। ठीक है, तो आप जानते हैं बिंबिसार को अजातशत्रु ने अपने पुत्र ने मारा और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने खुद अजातशत्रु को मारा। तो जैसा करनी वैसा भरनी। ठीक है, बाप जैसा करेगा वैसे ही बेटा क्या करेगा, वो सीखेगा। तो अपने बाप को अजातशत्रु ने मारा और इनको खुद इनके पुत्र उदयन ने मार दिया। इसकी चर्चा हम समझ गए। तो वो क्या कहलाएंगे, उदयन द्वितीय प्रत्यहंता कहलाएंगे, ये प्रथम प्रत्यहंता है। तो पिता का हत्यारा, इसलिए इसको किस उपाधि के नाम से जाना जाता है, इनको किस उपाधि से नाम से जाना जाता है, प्रत्यहंता कहलाया। चलिए, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब नाम क्या है इसका। ठीक है, एक तो अजात शत्रु है, एक इसको हमने क्या कहा, पितृहंता, पितृहंता की उपाधि
ठीक है, एक प्रकार की ये क्या है, एक उपाधि के रूप में इनको दी जाती है, जो भी है। और एक नाम है कुणी, क्या है इसका दूसरा नाम क्या है, कुड़ी या कुणी कहा जाता है। ठीक है, तीन नाम है इनके भाई साहब के, ये याद रखिए। चलिए, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये भी याद रखिए, बौद्ध धर्म के अनुयायी, अनुयायी क्या थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और इसी कारण से आप जानते हैं, ठीक है, इसी कारण से जानते हैं, इन्हीं के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। अजात शत्रु के शासन शासन काल में हुआ था। ठीक है, बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध संगीति, जो आप जानते हैं ना, जब प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, किनके शासन काल में हुआ था, उनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, और उनके परिणाम या क्या निकले थे, ये सभी चीज मैंने पढ़ाया था। ठीक है, इसका मतलब ये क्या थे भाई, बुद्ध के समकालीन थे। इसका मतलब क्या है, बुद्ध के समकालीन, बुद्ध के समकालीन। ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध की मृत्यु के उपरांत ही, ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के उपरांत ही 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, फिर उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी अनुशासन, उनका उपदेश सबको क्या करे, लिपिबद्ध करे, लिखे। ठीक है, चलिए, तो अजात शत्रु की ये परिचय है, जहां पर मैंने कहा पिता बिंबिसार है, माता चेलेना है, और अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर अजात शत्रु खुद मगध की गद्दी पर बैठा, इसलिए इनको पितृहंता कहा जाता है, पिता का हत्यारा कहा जाता है। इनके अन्य नाम भी है, एक नाम तो अजातशत्रु ही है, दूसरा पितृहंता की उपाधि लिए, फिर तीसरा कुणिक नाम से ये जाने जाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, और इसी कारण से इनके ही समय, ठीक है, इन्हीं के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन देखने को मिला था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति इन्हीं के शासनकाल में होता। ये बौद्ध की, कहने का नाम बुद्ध के समकालीन थे, ये इनके क्या थे, वंशज थे। अब देखिए राज्य का विस्तार, अब इन्होंने राज्य का विस्तार किस प्रकार करेंगे, ठीक है, राज्य का विस्तार, अब राज्य का विस्तार, ठीक है, चलिए राज्य के विस्तार में देखेंगे कि इन्होंने क्या किया था। अब इनके पिता ने अंग को क्या किया था, मिला दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, वज्जी संघ, वज्जी संघ जो कहां पर है, बिहार पर है, वज्जी संघ को जीत कर, ठीक है, जीत कर, ठीक है, मगध राज्य में मिला लिया, मगध राज्य में क्या किया, मिला लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये आप जो देख पा रहे हैं, ठीक है, ये आप जो देख पा रहे हैं, तो ये मगध वज्रसंघ और अंग, ये तीनों को ये क्या किया, मिला लिया। तो इसका मतलब ये किसके वंश के हो गए, यहाँ पर अगर देखिए तो ये क्या है, यहाँ पर मान के चलिए मगध है, सॉरी, ये क्या है, अरे यार क्या हो जाता है, ये मगध है, यहाँ पर है वज्जी संघ,
वज्जी संघ, और यहाँ पर है अंग। और ये पूरा मान के चलिए, ये ये जो एरिया है, ठीक है, ये मगध का एरिया है। किसके एरिया है? ये मगध का एरिया है। ये वज्जी संघ है, ये अंग है, ठीक है। तो ये वाला अंग और मगध, ये दोनों इनके पिता ने अपनाया था, बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। और वहीं पर अब ये मगध, वज्जी संघ और क्या अंग, ये दोनों को करने का मतलब इसको वज्जी संघ को किसने किया? जो अजातशत्रु। क्या है? अजातशत्रु। तो इसका मतलब जो एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, जितना एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एरिया क्या है? ये पूरा बिहार के एरिया है। कहाँ? बिहार के एरिया। और ये पूरे लगभग बिहार के एरिया को इन्होंने जीत लिया, ठीक है। तो मगध, अंग और वज्जी संघ तीनों एक साथ मिल गए, तो ये बहुत बड़ा क्या हो जाता है? एक राज्य बन गए। एक बहुत बड़ा क्या बन गया? एक राज्य बन जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, इसके लिए कहा जाता है कि दो जो है, अगर युद्ध की, ठीक है, हथियार यूज किए, हथियार या मशीन, अगर मैं हथियार या मशीन की बात करूं, हथियार या मशीन की बात करूं, तो कहा जाता है कि इन्होंने एक तो इन्होंने रथ मुसल नामक हथियार यूज किया, या मशीन यूज किया। किसके लिए? युद्ध के लिए, ठीक है। किसके लिए? युद्ध के लिए। किसको जीतने के लिए भाई? वज्जित संघ को जीतने के लिए, ठीक है। युद्ध किसके लिए होगा? वज्जित संघ के लिए। तो वज्जित संघ को जीतने के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या किया? हथियार या इस प्रकार से मशीन यूज किए। पहला रथ मुसल और दूसरा था महाशिला कटक, ठीक है, महाशिला कटक। ये जो रथ मुसल होते हैं, ठीक है, ये जो रथ मुसल होते हैं, ये किस प्रकार से होते हैं कि जैसे आपने अगर मूवी देखी होगी, कहाँ पर? बाहुबली में, ठीक है, बाहुबली में मूवी देखी होगी, ठीक है। तो सामने इस प्रकार से क्या देखने को मिलता है? ये घोड़े होंगे और सामने इस प्रकार से चक्र लगा होता है, ठीक है। क्या होता है? चक्र इस लगा होता है। और ये चक्र जो है गोल 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 राउंड इस प्रकार से घूमता है, ठीक है। जब, ठीक है, जब सामने कोई शत्रु आएगा, तो पंखे की क्या आकार की संरचना होती है? ठीक है, पंखे की आकार की संरचना, आकार की क्या होती है? संरचना। और पंखे की आकार की संरचना होती है जब भी कोई जो है सैनिक या कोई भी सामने कोई भी आएगा, तो उनको काटते हुए चला जाएगा। इस प्रकार से गोल घूमते रहता है, पंखे की आकार की संरचना होती है। इसको इस प्रकार अगर बना दो, ठीक है, ऐसी संरचना, ठीक है, पंखे के आकार की संरचना होती है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार की जो है संरचना होती है। इससे क्या है, ठीक है, सामने जो भी आएगा, ठीक है, राउंड ऐसे घूमते जाएगा घोड़े में सवार होके, घोड़े में, ठीक है, घोड़ा गाड़ी बोल सकते हैं, रथ मुसल, घोड़ा बोलता हूँ, रथ मुसल, ठीक है। तो रथ में सवार होके ये जब जाएंगे, तो चारों तरफ पंखे की आकार की आकृति, ये चारों तरफ ऐसे जाते हैं और काटते रहता है जो है सामने जो सैनिक है उनको, ठीक है। तो ये इनका यूज सबसे प्रथम बार आपको देखने को है। एक महाशिला कटक, ठीक है, ये क्या कहलाता है? महाशिला कटक। और महाशिला कटक कहने का मतलब है
महाशिला कटक और महाशिला, अरे यार एक ही है, महाशिला कटक। ठीक है, ये किस प्रकार की जो मशीन होती है, यह एक प्रकार की क्या होती है, मशीन। ठीक है, एक प्रकार की क्या है, मशीन, जिसमें ठीक है क्या भरे होते हैं, इसमें गोले बारूद भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, गोले बारूद। ठीक है, क्या है, गोले बारूद। ऐसे मशीन जो गोले बारूद भरे होते हैं, अगर मैं गोला बारूद को लगाऊं और मशीन को ऑन करूं तो वो दूर तक जाएंगे। ठीक है, और वहां पर हमला बोल देंगे। ठीक है, तो ये खासकर इसलिए किया जाता है, ठीक है, ताकि जो किले हैं, जाकि ताकि जो दुर्ग है, दुर्ग या किला, ठीक है, जो चारों तरफ से घिरे रहते हैं। बाहुबली में देखे होंगे, ठीक है, या कोई अन्य जो है मूवी देखे होंगे, वहां पर गोला बारूद इस प्रकार से छोड़ दिया जाता है जहां पर ठीक है पूरे किले को ध्वस्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पहली जो मशीन देखने को मिली है, जिनका जो है यूज किनके द्वारा किया गया था, राज्य के विस्तार के चलते अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो अजातशत्रु के बारे में ये पेज याद रखिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा पेज एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिता, भले ही माता का नाम आप छोड़ सकते हैं, अलग बात है, पिता का नाम इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म के अनुयायी है, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, बुद्ध के समकालीन थे, अपने पिता की हत्या की थी, इसकी कारण से पितृहंता कहा गया। दूसरा नाम कुलिक है, ये सभी आपको याद रखनी है, भले अब माता का नाम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये भी आपको याद करनी है। ठीक है, जितने भी चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे की कहानी बात करें, आगे क्या है। चलिए, तो ये हो गया, राज्य का विस्तार कर लिए, तो पूरा ये बिहार का एरिया लगभग अंग, मगध और वज्रसन एक में मिल गया, तो मिला लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, थर्ड नंबर पर है, क्या है, उदाईन। क्या है, उदाईन। ठीक है, चलिए इनके बारे में अगर कहें तो पिता कौन है भाई साहब, पिता अजातशत्रु है। क्या है, अजातशत्रु है। पिता क्या है, अजातशत्रु है। ठीक है, और कहा जाता है कि अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर उदाई, ठीक है, मगध की गद्दी पर बैठा, मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब सोच सकते हैं, मैंने कहा था, क्यों कहा था, जैसा करनी वैसा भरनी। ठीक है, तो एक तो आप जो है देखे हैं कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी। ठीक है, और अजातशत्रु की हत्या इनके पुत्र ने की थी, इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, ठीक है, द्वितीय प्रतिहंता। ठीक है, इनको किस नाम से जाना जाता है, द्वितीय पितृहत्या। ठीक है, पितृहंता कहने का मतलब है पिता का हत्यारा, पिता का हत्यारा। ठीक है, क्या है, पिता का हत्यारा। और प्रथम क्या है भाई साहब, प्रथम कौन है, आप जानते हैं, प्रथम जो है वो है अजातशत्रु। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि ऐसा कौन सा शासक है, मगध का ऐसा कौन सा प्रारंभिक शासक है, ठीक है, जो अपने पिता की हत्या करके, और ठीक है, अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा और स्वयं अपने पुत्र द्वारा मारा गया। मैंने क्या कहा, मैं रिपीट करता हूँ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से
वह कौन सा शासक है जिन्होंने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा और खुद अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था? तो उनका नाम क्या आएगा? उनका नाम आएगा अजात। ठीक है, क्या नाम आएगा? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की और खुद अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था। कई बार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, सीजीपीएससी में और सीजी व्यापम जैसे वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिए। चलिए चलिए, पहली बातें तो ये हो गए। दूसरा, इनके अगर जो कार्य निर्माण की बात करें, कार्य या निर्माण की बात करें, ठीक है, इन्होंने नगर की स्थापना की थी। ठीक है, नगर बसाया था और वो नगर का क्या नाम है भाई? क्या नाम है? पाटलिपुत्र। किस नाम है? पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना। ठीक है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी और ये पाटलिपुत्र कहा जाता है गंगा और सोन की, ठीक है, किसमें, के तट पर उपस्थित है। ठीक है, ये गंगा एवं सोन के तट पर उपस्थित है, उपस्थित है। ठीक है, गंगा और सोन नदी के तट पर क्या है भाई? है, ये उपस्थित है। और आप जानते हैं, ठीक है, आप जानते हैं ये कहाँ पर स्थित होंगे? अगर मैं गंगा और सोन के तट पर स्थित है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ पर? बिहार में। तो आप देखते हैं कि ये जो नदी है, ठीक है, ये नदी है, क्या है? गंगा नदी। क्या है? ये गंगा नदी। क्या है? गंगा नदी। और यहीं पर आपके ये जो स्थान देख रहे हैं, ये इसको मैं बना देता हूँ क्या स्थान, इसको मैं बोल देता हूँ स्थान क्या है? पटना। पटना कहाँ पर? बिहार। कहाँ पर? बिहार के पटना। ठीक है, और यहीं पर आप जानते हैं सोन नदी यहाँ पर आके मिलती है। कहाँ पर? सोन नदी। ठीक है, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी यहीं पर आके मिलती है। ठीक है, गंगा सोन और यमुना इधर से, तो यमुना की भी बात नहीं करेंगे, गंगा सोन और यमुना। ठीक है, तो सोन नदी यहीं पर आके मिलती है पटना पर और गंगा नदी तो है ही। तो सोन और गंगा के इसी जगह पर पटना के स्थान पर जो निर्माण देखने को मिला था, ठीक है, यहीं पर देखने को मिला था क्या? पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किनके द्वारा की थी? उदयन के द्वारा की थी। ठीक है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किनके द्वारा की थी भाई साहब? पाटलिपुत्र के जो है उदयन के द्वारा की थी और इन्होंने बाद में इनको क्या बनाया? राजधानी भी बनाया। राजधानी भी बनाया। ठीक है, समझ गए। और इस तरफ निकलेंगे बंगाल की खाड़ी, अब जानते हैं इस तरफ। ठीक है, ये गौमुख से ये निकल कर, ठीक है, कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी इधर जाएंगे। कहाँ पर? इधर जाएगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। ठीक है, कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में ये विसर्जित हो जाती है। ये जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पूरा देखेंगे। बस इतना ही जानिए, गंगा और सोन नदी के तट पर जो पाटलिपुत्र बसा है, पाटली जो है वो कहाँ पर है? पटना पर, बिहार पर स्थित है। बस इतना ही समझिए। चलिए, ये हो गया उदाइन। और उदाइन की बातें हो गई और नेक्स्ट और लास्ट जो है, ठीक है, नेक्स्ट या जो लास्ट है
फोर्थ नंबर में हम उसे कहते हैं नाग दशक। क्या है? नाग दशक। और नाग दशक जो है, ठीक है, जो कि 444 बीसी टू 412 बीसी के अंतर्गत ये देखने को मिला है। इसके पहले का टाइमलाइन नहीं बताया क्या मैं? इसके पहले अगर देखें, बात करें तो 460 टू 444 बीसी। चलिए कहीं याद रखे भी। चलिए उसके पहले मैं 50 तो इनका भी नहीं लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर लिख देते हैं तो 492 टू 460 बीसी, 460 बीसी, ठीक है, ये याद रखिए। जैसा भी है, आगे बढ़े। आगे की कहानी नाग दशक के बारे में ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। नाग दशक के बारे में ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। बस इनके बारे में इतना है कि अंतिम, ये हर्यंक वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। हर्यंक वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक, ठीक है। ये हर्यंक वंश का अंतिम शासक कहलाए, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, नाग वंश के शासक शिशुनाग ने इनकी हत्या कर नाग वंश की जो है स्थापना कर दी, ठीक है। नाग वंश के शासक, ठीक है, नाग वंश के शासक क्या है? शिशुनाग। शिशु नाग वंश के शासक हो जाता है बार बार, ठीक है। नाग वंश के शासक शिशु नाग ने, ठीक है, नाग दशक की हत्या कर शिशु नाग वंश की, शिशु नाग वंश की नींव डाली, ठीक है। खाली नाग नाग शिशु नाग नाग आ रहा है ये तो सभी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है नाग वंश को, ठीक है, नाग वंश याद रखिए, ये सॉरी नाग दशक याद रखिए, ये शिशु नाग वंश का नहीं है, ठीक है। याद रखिए नाग दशक जो है हर्यंक वंश का अंतिम शासक है। कभी ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है, ठीक है। तो नाग वंश के शासक शिशु नाग ने नाग दशक की हत्या कर शिशु नाग वंश की नींव डाली थी। भाई साहब ये कंफ्यूज क्रिएट करने वाली बातें हैं, तो इसको जो है अच्छे से याद रखिए कि नाग दशक किसका अंतिम शासक है? हर्यक वंश का। और शिशुनाग किसका शासक है? शिशुनाग वंश का, ठीक है, ये याद रखिए। चलिए तो ये हो गया, इसकी बातें हम कर चुके हैं, इसकी चर्चा होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बातें करेंगे इसके बाद जो है नाग दशक वंश, ठीक है, सीधा जो है सॉरी शिशु नाग वंश, शिशु नाग वंश क्या है? शिशु नाग वंश, जो 412 बीसी टू 344 बीसी के बीच आपको देखने को मिली, ठीक है। चलिए तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो आने वाला है, जो सबसे फर्स्ट है वो क्या है? शिशुनाग, शिशुनाग, जिनके बारे में 440 बीसी टू जो है 398 बीसी के बीच देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, इसके बारे में ये कहा गया है कि इस वंश का इस वंश का क्या था? संस्थापक कहलाते थे, संस्थापक थे, इस वंश के संस्थापक थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया? अवंती को जीतकर, अवंती को जीतकर क्या किया? मगध में मिलाया,
मगध में क्या किया, मिलाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अवंती को जीता था और अवंती को जीतकर मगध में मिलाया। और इन्होंने पाटलिपुत्र के स्थान पर, पाटलिपुत्र के स्थान पर, ठीक है, वैशाली को, वैशाली को क्या किया, ठीक है, राजधानी बनाया। ठीक है, पाटलिपुत्र के स्थान पर उन्होंने क्या किया, वैशाली को क्या किया, राजधानी बनाई। याद रखिए, जो वैशाली का क्षेत्र आता है, ठीक है, मगध पर जो है राजगीर और पाटलिपुत्र है, लेकिन जो वैशाली का क्षेत्र आता है वो वज्जी संघ के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, जब देखिए, जब क्या हुआ था, एक बार और चलता हूं मैं यहाँ पर। जब अजात शत्रु ने क्या किया था, वज्जी संघ को जीत लिया था, तो वज्जी संघ को जीत कर उन्होंने जो वैशाली है उनको अपने हत्थे ले लिया था। ठीक है, इसके अंतर्गत यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वैशाली क्या है, यहीं पर क्या है, वैशाली। तो वज्जी संघ को इन्होंने क्या किया, जीता और जीत कर वैशाली को अपने अंदर ले लिया, वैशाली को, ठीक है, मगध पर जो है ले लिया। ठीक है, तो याद रखिए, तो इसी वैशाली को कौन, नागदशक, ठीक है, नागदशक ने इसी वैशाली को क्या बनाया, अपनी राजधानी के रूप में बनाया। ठीक है, वैशाली को क्या बनाया, राजधानी किसने बनाया, नागदशक, सॉरी, शिशुनाग, हमेशा मैं नाग दशक की बात कर रहा हूँ, शिशुनाग। ठीक है, ध्यान रखिए, शिशुनाग। और इन्होंने अवंती को भी क्या किया था, जीत लिया था। अवंती को भी क्या किया, जीत कर मगध में मिला लिया। तो मगध, अब देखिए, मगध देखिए, ठीक है, अब मगध कहाँ से कहाँ चला गया, इसका मतलब ये जो मगध है, अवंती है, ये अवंती पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये यहाँ पर विस्तृत हो गया। तो धीरे 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 मैं कहा था ना कि धीरे 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 ऐसा कुछ शासक आएगा जो धीरे धीरे सभी क्षेत्र को ये जीत लेगा। ठीक है, सभी क्षेत्र को क्या करेगा, जीत हासिल करेगा और जीत हासिल करके, ठीक है, अखंड भारत का निर्माण की ओर अग्रसर करेगा। ठीक है, और ये इसके साथ ही स्टार्ट हो जाता है इसी महाजनपद में फिर मौर्य काल, गुप्त काल, वो बहुत जो वहां पर आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, पाटलिपुत्र को जो है उन्होंने क्या किया, छोड़कर उसके स्थान पर वैशाली को नगर बसाया। और इनके बाद जो बनते हैं वो कालाशोक, और कालाशोक फिर वही करते हैं उल्टा। इन्होंने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को राजधानी बनाया, उन्हें फिर पलट दिया। पलट दिया कहने का मतलब जैसा पहले था वैसे, वैशाली को छोड़कर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बताया। कौन, कालाशोक ने बनाया था। ठीक है, तो दूसरी हम बात करें यदि इसकी, कालाशोक, चलिए, इनका अन्य नाम भी है, ये लिख लीजिए, काकवण, काकवण, पहली बात है। ठीक है, और राजधानी क्या है इनका, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। उन्हें क्या किया, वैशाली के स्थान पर क्या किया, वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। क्या किया, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। याद रखिए, पाटलिपुत्र नगर कौन बसाया था भाई, उदयन, और सबसे पहला और जो है उन्होंने, ठीक है, सबसे पहला राजधानी किसकी थी, पाटलिपुत्र की, उनकी थी। उन्होंने क्या किया था, नगर बसाया था। चलिए, चलिए, इसी समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, इसी के शासन काल में, शासन काल में वैशाली में, आप जानते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ होती, वैशाली में, काल में, वैशाली में,
वैशाली में, ठीक है। द्वितीय सेकंड बौद्ध संगीति हुआ था। सेकंड बौद्ध संगीति हुआ था, ये आप जानते हैं। इन्हीं के शासनकाल में वैशाली में, कहां पर, वैशाली में क्या हुआ था, सेकंड बौद्ध संगीति हुआ था, कालाशोक के शासक, ठीक है। चलिए, और कहा जाता है कि घूमते फिरते इनकी किसी ने चाकू मार के हत्या कर दी और मर गया, ठीक है। पता नहीं कौन है भाई, ठीक है। तो इनकी मृत्यु हो गई। ज्यादा कुछ कार्य इनके अंतर्गत देखने को नहीं मिलेगा। और थर्ड है नंदीवर्धन। क्या है? नंदीवर्धन। थर्ड क्या है? नंदीवर्धन। चलिए, और नंदीवर्धन के बारे में ये लिख लीजिए। 398 BC और 2366 BC। 366 BC, ठीक है। इनके बारे में, या सॉरी, इनके बारे में ऐसा कोई टाइम लाइन नहीं, क्योंकि इनके आसपास और बहुत शासक थे, इनकी जानकारी नहीं मिलती, इसलिए नंदीवर्धन का कोई जो टाइमलाइन नहीं शो होता, ठीक है। चलिए, नंदीवर्धन की हम बातें करें तो ये है इस वंश का अंतिम शासक, ठीक है। कहने का मतलब है शिशुनाग वंश का क्या था, ये अंतिम शासक है, ठीक है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है, ठीक है। और महापद्मनन महापद्मानंद ने नंदीवर्धन की हत्या कर नंदीवर्धन की हत्या कर क्या किया था भाई साहब, नंद वंश की नींव डाली थी। नंद वंश की नींव डाली थी, ठीक है। इसका मतलब नंद वंश अब स्टार्ट होगा, क्या होगा, नंद वंश स्टार्ट होगा। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे नंद वंश की, ठीक है। क्या है? नंद वंश। क्या है भाई साहब? नंद वंश। और नंद वंश जो कि 344 से 390, और सॉरी 324, क्योंकि 25 में आप तो जो है मौर्य काल देखेंगे, ठीक है। 25 में क्या देखने को मिलेगा? मौर्य काल। चलिए, इस वंश की जो है, हम अगर इस वंश का परिचय देखें तो इस वंश का संस्थापक कौन है भाई साहब? यार, क्या हो जाता है। चलिए, इस वंश का संस्थापक कौन है, ठीक है। तो संस्थापक क्या है? संस्थापक कौन है भाई इस वंश का? वो है महापद्मनंद। महापद्मनंद, ठीक है। इस वंश का क्या है? संस्थापक महापद्मनंद, ठीक है। पहली बात है, इस वंश में इस वंश में कुल 9 शासक हुए, ठीक है। कहा जाता है कि इस वंश में कुल 9 शासक हुए, लेकिन जो है, चलिए, शेष शासक थे। चलिए, उस 9 शासक के बारे में अगर हम बात करें तो आपको याद तो रखनी नहीं है, लेकिन याद रखें, महापद्मानंद, ठीक है। पांडुक थर्ड, और जो है पांडुगति,
पांडुगति। फोर्थ भूतपाल, ठीक है, फोर्थ क्या है, भूतपाल। फिफ्थ है राष्ट्रपाल, राष्ट्रपाल। सिक्स गोइशा, ठीक है, गोषाणक, गोषाणक। सेवन दशित, दश सिद्धक। एट कैवर, कैवस। और जो नाइन है वो है घनानंद, घनानंद, या जिसको कहते हैं धनानंद, जो भी आप बोल सकते हैं, धनानंद, ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है, इन शासकों के बारे में कहा जाता है कि महापद्मनंद प्रथम शासक थे, ठीक है। और जो 8 शासक है वो सभी पुत्र हैं, ठीक है। तो इनका उल्लेख आपको कहाँ देखने को मिलता है, उल्लेख अगर देखा जाए तो ये शासकों के बारे में उल्लेख जो है पुराण में देखने को मिलता है, पुराण में। और पुराण में क्या कहा गया है कि महापद्मनंद, महापद्मनंद प्रथम शासक थे, प्रथम शासक थे, एवं शेष 8, शेष 8 इनके पुत्र थे, ठीक है। शेष 8 क्या है, इनके पुत्र थे। ऐसा उल्लेख कहाँ देखने को मिला है, ऐसा उल्लेख पुराण में देखने को मिला है कि महापद्मनंद यहाँ के क्या थे, प्रथम शासक है, लेकिन जितने भी 8 शासक अन्य ये इनके सभी क्या थे, पुत्र हैं, ऐसा कहा गया है, ठीक है। जो भी है, जैसा भी है, याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़े। आगे की कहानी सब दो ही के लिए है, एक कहानी महापद्मनंद के लिए, दूसरा जो है हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, जो बेसिकली हम पढ़ते हैं, तो वो सबसे प्रथम जो है महापद्मनंद के लिए बारे में पढ़ेंगे, दूसरा घनानंद के बारे में पढ़ेंगे, और अन्य के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली। जानकारी इनका 9 शासकों की जानकारी को सिर्फ जो है पुराण में देखने को मिली है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे महापद्मनंद, महापद्मनंद जो नंदवन का जो है शासक था, ठीक है। क्या है, महापद्मनंद जो 344 टू 322 बीसी के आसपास इनको देखने को मिला था, महापद्मनंद। इनके बारे में बात इतनी सी है कि ये क्या है, इस वंश का जो संस्थापक है, ठीक है, इस वंश का संस्थापक कहा गया है, ठीक है। ये याद रखिए, पहली बात है। दूसरी बात है, इनके अन्य नाम याद रखिए, अन्य नाम है, और अन्य नाम जो है उग्रसेन इनको कहा जाता है, इनको शूद्र कहा जाता है, शूद्र, ठीक है, निम्न कुल का कहा गया है, ठीक है। इनको दासी कुल का कहा गया है, दासी पुत्र कहा गया है, इनको महापद्म। याद रखिए, कुछ उपाधि भी धारण की थी उन्होंने, ठीक है, उनको भी याद रखिए, ज्यादा कुछ नहीं है। एक राठ की उपाधि इन्होंने धारण की थी, ठीक है। परशुराम का अवतार इनको कहा जाता है, परशु, परशुराम का अवतार इनको कहा जाता है, ठीक है। नापित दास कहा जाता है, नापित दास, ठीक है। इनको
सर्व क्षत्रात्मक भी कहा गया है। ठीक है, क्षत्रियों का अंत करने वाला क्या है, क्षत्रियों का अंत करने वाला क्या है, करने वाला। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। चलिए, इन्होंने एक और कार्य कार्य के बारे में बात करी तो और जो है कलिंग पर नहर खुदवाया था, कलिंग पर क्या किया था, नहर खुदवाया था, नहर खुदवाया। ठीक है, और इसका जो उल्लेख है, इसका जो उल्लेख है वो कहाँ से मिलता है, ठीक है, खारवेल के हाथी गुफा। ठीक है, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से इनकी क्या मिलती है, हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से ठीक है इनकी जानकारी मिलती है कि कलिंग पर इन्होंने सॉरी हमला किया और कलिंग पर इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, और विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने ठीक है यहाँ पर क्या किया था, नहर खुदवाए थे। चलिए, ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद सबसे जो लास्ट बन जाते हैं, ठीक है, लास्ट जो बच जाते हैं वो उसका नाम क्या है, घनानन या धनानन। ठीक है, क्या है, घनानंद, या जिसको कहा जाता है धनानंद, घनानंद या क्या कहा जाता है, धनानंद। ठीक है, 322 बीसी टू 324 44। यहाँ पर टाइमलाइन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है, याद रखिए, इसलिए मैं देख रहा था बुक, टाइमलाइन कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ। चलिए, हम बात करेंगे घनानंद या धनानंद की। ठीक है, और ये क्या है, ये यहाँ के अंतिम शासक कहलाते हैं। कहाँ के भाई, कहाँ के, नंद वंश के अंतिम शासक। इनके बारे में क्या कहा गया है, नंद वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन है, घनानंद। ठीक है, साथ साथ समकालीन किसके हैं, समकालीन किसके हैं, ये सिकंदर के समकालीन थे। ठीक है, इसके समकालीन थे सिकंदर महान। ठीक है, इसके सिकंदर के समकालीन थे, सिकंदर महान के समकालीन थे। कौन, घनानंद। ठीक है, इनके अन्य नाम, अन्य नाम अग्रमीज। क्या है, अग्रमीज इसका अन्य नाम है। चलिए, इसी समय अगर हम बात करें 326 BC। ठीक है, इसी समय सिकंदर ने ठीक है पश्चिम तरफ क्या किया है, हमला किया था। ठीक है, इसी समय सिकंदर ने पश्चिमोत्तर, ठीक है,
पश्चिमोत्तर पर क्या किया था, हमला किया था, ये याद रखिए। और जो है 322 बीसी, ठीक है, इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की नींव डाली थी यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, नंद चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, ठीक है, चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की नींव डाली थी, है ना? मौर्य वंश की नींव डाली थी। यह आप लिख लीजिए और बात यहीं पर खत्म हो जाती है किसकी भाई, मगध के प्रारंभिक जो शासक है। चलिए, धनानंद जो भी है, इनकी थोड़ा स्टोरी है, और स्टोरी इनकी नहीं, इनके साथ जो है सिकंदर की हम बात करेंगे, इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, सिकंदर और घनानंद, ये चारों की एक जो है बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जहां से ये जो मौर्य काल स्थापित होती है, ठीक है, किस प्रकार से मौर्य काल का स्थापना, किस प्रकार से नींव डालता है मौर्य काल का, ठीक है, कैसे चाणक्य अपनी कूटनीति रणनीति से, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे क्या करते हैं, विजय प्राप्त करने के लिए बोलते हैं या इनको विजयी बना देते हैं, ठीक है, कैसे सिकंदर का जो हमला हुआ भारत में, कौन कौन इसमें, ठीक है, भारत के व्यक्ति शामिल थे, किस प्रकार से सिकंदर फिर वापस चला जाता है, बहुत कुछ कुछ बातें हैं, ठीक है। चलिए, जिसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कहने का मतलब अब नेक्स्ट जो भी क्लास होगी वो मौर्य प्रशासन, सॉरी मौर्य काल होगी, ठीक है, क्या होगी, मौर्य काल। चलिए, तो आज के लिए ये तो रखेंगे ही, इतना ही, ठीक है। और याद रखिए मौर्य काल जो है आपको लगभग, मैं बता दें, लगभग 7 से 8, लगभग 7 से 8 वीडियो मौर्य काल का होने वाला है। बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, क्या है, बहुत बड़ा ही चैप्टर है। 7 से 8 वीडियो, हो सकता है 10 वीडियो भी हो जाए, ठीक है, तो लगभग 8-10 जो वीडियो लग सकते हैं, ठीक है, तो आराम से मौर्य काल हम देखेंगे। चलिए, तो आज की कहानी में बस इतना ही है, और क्योंकि ये खत्म हो जाता है आज की कहानी पार्ट 2, इसलिए क्योंकि ये खत्म हो जाता है। आगे की कहानी, आगे की बात हम जो करेंगे, मैं बता दिया हूँ कि आगे की बात जो करेंगे वो हम, सॉरी, मौर्य काल पर हम करेंगे, ठीक है। चलिए फिर, तो इसी प्रकार से देखते रहिए हमारा YouTube चैनल, इसी प्रकार से प्यार बनाया रखिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। तो आगे दिखेंगे मौर्य काल की नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तब तक के लिए बाय, शब्बा खैर, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। साथ ही साथ वीडियो के साथ जो वीडियो प्रॉपर देख नहीं पाएंगे तो उसके लिए साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है, तो पीडीएफ नोट्स भी जो हैंड राइटिंग जो है मैं लिखा हूँ वो पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड होते रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, तब बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है।